हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है। ये स्टोरी तब की है जब मैं ईटर में पढ़ता था। मेरी उम्र करीब 21 साल की थी। उसी साल 8 मार्च को मेरे मामा की शादी थी, तो मैं और मेरा पूरा परिवार मामा के घर गया हुआ था। बुआ का घर मेहमानों से भरा था। उसी में मेरी वो भाभी भी आई थी। वो मेरे मम्मी के किसी दूर के भतीजे की पत्नी थी। वो दिखने में काफी खूबसूरत थी। उनका रंग बहुत गोरी था। उनकी उम्र ज्यादा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि 29 या 30 साल की होगी। उनका नाम शिवानी था। वो मेरी माँ से बात कर रही थी। मैं अपने माँ के पास ही खड़ा था और उन्हें देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। फिर बात करते करते उनका ध्यान मेरे ऊपर गया और मुझे मुस्कुराते देख वो भी मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने मम्मी से पूछा कि ये कौन है, तो मम्मी ने मेरे बारे में भाभी को बताया। फिर भाभी को जब पता चला कि मैं उनका देवर हूँ, तो वो माँ के सामने ही मुझसे मजाक करने लगी। माँ पास खड़ी थी तो मैं कुछ नहीं कह सका, बस हल्का शर्माकर सिर झुका लिया। तभी मम्मी को उनके नंद ने आवाज लगाया और अपने पास बुलाया। मम्मी बोली कि तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। और मम्मी वहाँ से चली गई। अब हम दोनों वहाँ खड़े थे। मैं शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन तभी भाभी ने पूछा, तो प्रशांत किस क्लास में हो? मैं नजरें झुकाकर बोला कि भाभी मैं इंटर में हूँ। इस साल मेरा इंटर का एग्जाम होने वाला है। अब भाभी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो अब हमारे देवर बड़े हो गए हैं, 11वीं में पढ़ते हैं। मैं हिचकिचाकर बस हल्का सा मुस्कुराया। वो मेरी तरफ देखती रही जैसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन फिर उन्होंने माहौल को हल्का करने के लिए खुद ही बात शुरू कर दी। और बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा, ठीक ही चल रही है भाभी, बस थोड़ा टेंशन रहता है, पेपर नजदीक है। भाभी ने आंखें थोड़ा चौड़ी करके मजाकिया लहजे में कहा, टेंशन? अरे तुम तो इतने स्मार्ट दिखते हो, तुम्हें क्या टेंशन? मैं फिर थोड़ा शर्मा गया, लेकिन भाभी के अंदाज में एक अपनापन था जिसमें झिझक धीरे धीरे कम हो रही थी। फिर उन्होंने मेरी बाह को हल्के से थपथपाते हुए कहा, वैसे देवर जी, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है या नहीं? मैं तो थोड़ा घबरा ही गया, आंखें बड़ी कर दी और कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जोर से हंस पड़ी। अरे वाह, कितना साफ झूठ बोलता है, इतनी प्यारी मुस्कान और कोई लड़की नहीं। मम्मी जी को बताओ क्या? मैंने हड़बड़ाकर कहा, अरे नहीं भाभी, प्लीज मत बताना। फिर हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इसी बीच भाभी ने मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, वैसे तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है, तुम्हें पता है? मेरी सांस जैसे रुक गई। भाभी की आवाज में कोई हल्की सी गंभीरता थी। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी नजरों में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो मुझे बेचैन कर रहा था, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर भाभी ने धीरे से कहा, चलो अब मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम है, लेकिन तुमसे फिर बात करूंगी। उन्होंने मुझे एक हल्की सी मुस्कान दी और मुड़कर चली गई। मैं वही खड़ा रहा, दिल की धड़कनों को संभालता हुआ। कुछ था जो पहली बार महसूस हो रहा था। उसके बाद से जब भी भाभी मुझसे मिलती तो हमारे बीच छोटी छोटी बातें और हल्का मजाक हो जाता था। उस दिन शाम को मैं अकेले ही आंगन के कोने में एक चारपाई पर बैठा था। शाम का वक्त था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और शादी का माहौल अपने चरम पर था। तभी भाभी कहीं से आई और मेरे पास चारपाई पर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद भाभी अपने पल्लू को संभालते हुए बोली, अब तुम्हारे पेपर को कितने दिन रह गए हैं? मैंने जवाब दिया, भाभी बस अब तो 2 महीना ही बचा है, यहाँ से जाऊंगा और फिर से पढ़ाई की टेंशन शुरू। भाभी मुस्कुरा कर बोली कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी शादी में एंजॉय कर, फिर जब यहाँ से जाना तो पूरी ताकत से तैयारी कर लेना, सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद हमारी इधर उधर की बातें शुरू हो गई। फिर बातों ही बातों में मैं भाभी से भैया के बारे में पूछ लिया, क्योंकि मेरा भैया से कोई जान पहचान नहीं था। फिर भाभी ने बताया कि तुम्हारे भैया शादी में नहीं आए हैं, वे मुंबई में काम करते हैं और उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। फिर मैं हंसते हुए कहा, अरे भाभी, जब भैया मुंबई में रहते हैं तो आपको तो बहुत घुमाया होगा ना वहाँ, बीच, समंदर, पार्टी, सब। बस
मैंने तो मजाक में कहा था, लेकिन भाभी का चेहरा सुनते ही जैसे एकदम सन्न हो गया। उनकी आंखें थोड़ी बुझ सी गई। होठों पर जो मुस्कान थी वो जैसे जम गई और एक अजीब सी खामोशी फैल गई हमारे बीच। मैं चौंक गया, समझ ही नहीं पाया कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। वो चुपचाप मुझे देखती रही, फिर जैसे खुद को जबरदस्ती खींचते हुए बनावटी मुस्कान ओढ़ ली और बोली, हाँ, तुम्हारे भैया ने बहुत सैर कराई है मुंबई की, बहुत। उसके बाद उन्होंने जल्दी से इधर उधर देखा और बोली, अभी आती हूँ, कुछ काम रह गया था। और वो उठकर चली गई, लेकिन उनका चेहरा जाते जाते बहुत कुछ कह गया। मैं बस उन्हें जाता देखता रहा। मेरे अंदर कुछ अजीब सा चलने लगा था। भाभी की उदासी मुझे अंदर से खाई गई। क्या भैया और भाभी के बीच सब ठीक नहीं है? क्या भैया ने उन्हें वो प्यार नहीं दिया जो वो डिजर्व करती है? और अगर नहीं तो क्यों? इतनी प्यारी, समझदार, नरम दिल और हंसती खिलखिलाती सी भाभी, वो इस तरह अचानक टूट क्यों गई? मैं वहीं बैठा रहा और बहुत देर तक सोचता रहा। फिर खुद से कहा, प्रशांत, तू यहाँ शादी में आया है, थोड़ा हंसी मजाक हो गया तो क्या हुआ? भाभी अपनी दुनिया की है, तू अपनी दुनिया का है। शादी बीतेगी, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, तुझे इससे क्या? मैं ये सब सोचकर मन को झूठी तसल्ली दिया, लेकिन कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में भाभी की वो बुझी हुई आंखें रह गई। उनकी बनावटी मुस्कान, उनकी चुप्पी और उनका यूं अचानक उठकर चले जाना। फिर रात का टाइम आ गया। हम सब ने खाना खाया और छत पर सोने चले गए। हम सब खा पी कर सो गए। मेरे बगल में मेरे कई रिश्तेदार लेटे थे। फिर रात को करीब 12 बजे किसी के आने का आभास हुआ। चूड़ी की आवाज से तो मैंने देखा तो अंधेरे में मुझे कोई औरत आती दिखी। मैंने गौर नहीं किया और चादर ओढ़ के लेट गया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे क्या एहसास हुआ कि कोई मुझे जगा रहा है। मैंने देखा तो वो वही भाभी थी। फिर मैं उठा और धीरे से पूछा कि क्या हुआ भाभी? तो उन्होंने अपना मोबाइल दिखाते हुए कहने लगी, इसमें फोन नहीं लग रहा है, जरा देखो इसमें क्या बात है। मैंने देखा तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। उनका मोबाइल फ्लाइट मोड पर था तो मैंने नॉर्मल मोड करके ऑन कर दिया। फिर उसके बाद फोन लगने लगा। फिर मैंने फोन भाभी को दे दिया तो भाभी ने कहा, क्या हुआ था? मैंने बोला, कुछ नहीं, आपने गलती से फ्लाइट मोड ऑन कर दिया था। फिर वो कुछ सेकंड मेरी आंखों में देखती रही, शायद कुछ कहने की कोशिश कर रही थी या शायद खुद से कुछ छुपा रही थी। फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, थैंक यू। मैंने सिर हिलाया और दोबारा चादर ओढ़ने ही वाला था कि उन्होंने अचानक धीरे कहा, प्रशांत, मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन नीचे बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं एक पल को चौंक गया, लेकिन फिर तुरंत खुद को संभालते हुए बोला, हाँ भाभी, चलिए, कोई बात नहीं। मैंने चप्पल पहनी और भाभी के साथ सीढ़ियाँ उतरने लगा। अंधेरा गहरा था, नीचे का आंगन शांत था। भाभी मेरे बिल्कुल पास चल रही थी। फिर हम बाथरूम के पास पहुंचे। मैं वही दरवाजे से थोड़ा दूर खड़ा हो गया और बोला, भाभी, आप अंदर जाइए, मैं यही खड़ा हूँ। भाभी ने एक बार मेरी तरफ देखा, उन्होंने सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अब मैं बाहर अकेला खड़ा था, लेकिन मेरे मन में भाभी की वो बुझी हुई आंखें फिर से घूम गई। मुंबई वाली बात पर जो खामोशी उनके चेहरे पर उतर आई थी, वही खामोशी इस वक्त मेरे आसपास थी। फिर कुछ ही देर में भाभी बाहर आई, पल्लू को थोड़ा संभालती हुई। उन्होंने एक बार मेरी तरफ देखा और बोली, थैंक यू प्रशांत, सच में अकेले जाने का मन नहीं था। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं भाभी, आप डरिए मत, मैं हूं ना। वो कुछ नहीं बोली, बस मेरे साथ साथ वापस चलने लगी। फिर जब हम छत पर पहुंचे तो चारों ओर हल्की नींद की सरगोशियां थी। कहीं कोई करवट बदल रहा था, कहीं कोई खर्राटे ले रहा था। मैं धीमे कदमों से अपने बिस्तर की ओर बढ़ा। भाभी भी अपने कोने वाले बिस्तर की ओर मुड़ी, लेकिन जैसे ही मैं अपने बिस्तर के पास गया तो देखा वहाँ कोई और लेटा था,
शायद नींद में सरकते सरकते मेरी जगह पर आ गया था। मैं थोड़ा झुका, उसे उठाने ही वाला था कि तभी पीछे से भाभी की धीमी आवाज आई, प्रशांत रुक जाओ, उसे मत उठाओ। मैंने पलटकर देखा, भाभी कुछ कदम दूर खड़ी थी। तुम मेरे साथ चलो, उन्होंने धीरे से कहा। मेरे बिस्तर पर काफी जगह है, मैं अकेली ही सो रही हूँ, तुम एक साइड हो जाना। मैं एक पल को ठिठका, दिल की धड़कन जैसे थोड़ी तेज हो गई। फिर मैंने सिर हिलाया और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। छत का वो कोना बाकी जगहों से अलग था। वहाँ थोड़ी सी हवा ज्यादा थी और बाकी लोगों से थोड़ा दूर होने के कारण एक अलग ही सन्नाटा था। भाभी ने अपना बिस्तर कोने में लगाया था, चादर एकदम करीने से बिछी हुई, सिरहाने पर एक हल्का तकिया और एक छोटा सा रजाई किनारे रखा हुआ। फिर वहां पहुंच भाभी चुपचाप एक ओर खिसक गई और मैंने उनकी दूसरी ओर बहुत ध्यान से किनारे पर जाकर लेटने की जगह बना ली। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। मैं चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। दिल में कई सवाल थे लेकिन जुबान पर कोई शब्द नहीं। तभी भाभी की धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज आई, प्रशांत आज अच्छा लगा है कि तुम साथ हो। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, बस धीरे से कहा, मुझे भी भाभी। फिर कुछ देर दोनों चुप रहे। छत की उस ठंडी रात में हम दोनों एक ही बिस्तर पर थे। मैंने आंखें बंद कर ली थी पर नींद मुझसे कोसों दूर थी, क्योंकि मेरे मन में शाम को हुई वो बातें घूम रही थी। आखिर भाभी मुंबई वाली बात पर यूं अचानक शांत क्यों हो गई थी? उनका चेहरा उस पल जैसे बुझ गया था और फिर वो चुपचाप वहां से चली भी गई थी। मीरा देख कर रहा था, पूछ लो उनसे, लेकिन एक अजीब सा डर था, कहीं कुछ ऐसा न कह बैठूं जो उन्हें और तोड़ दे। लेकिन मन की बेचैनी, सवालों का शोर अब सहा नहीं जा रहा था। मैंने खुद को कुछ सेकंड समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर हल्के स्वर में धीरे से पूछा, भाभी आप जागी है? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर उसी धीमी आवाज में बोली, हाँ प्रशांत बोलो क्या हुआ? मैं थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे कहने लगा, भाभी अगर आप बुरा न मानो तो क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? भाभी थोड़ी देर चुप रही, शायद उन्हें भी समझ आ रहा था कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। फिर भी उन्होंने कहा कि हाँ बोलो प्रशांत, क्या पूछना चाहते हो? फिर मैं धीमी आवाज में बोला, आज शाम जब मैंने आपसे मुंबई घूमने की बात की थी तब आप अचानक शांत हो गई थी, फिर ऐसे चली भी गई। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था। भाभी कुछ नहीं बोली। मैंने थोड़ा रुककर गहरी सांस लेते हुए पूछा, भाभी क्या आपको और भैया के बीच सब कुछ ठीक है? अब भाभी ने करवट बदली और बोली, हाँ सब कुछ ठीक है प्रशांत, तुम इन बातों पर ज्यादा मत सोचो। उनकी आवाज में सच्चाई नहीं थी, ऐसा लगा जैसे वो जबरन कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मुझे उनका जवाब सुनकर एक अजीब सी बेचैनी हुई। मन किया फिर से पूछूं, लेकिन फिर खुद को रोका। शायद वो बताना नहीं चाहती, शायद कुछ ऐसे राज है जो उनके भीतर ही रह गए हैं। फिर मैंने करवट ली और उनकी तरफ पीठ करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी आंखें बंद होते हुए भी जैसे जाग रही थी। मन अब भी वही अटका था, उनकी आवाज, उनकी नजरें और वो सब ठीक है वाला झूठा यकीन। तभी कुछ देर बाद एकाएक धीमी टूटी हुई सी सिसकी मेरे कानों तक पहुंची। मैं एकदम चौकन्ना हो गया, धीरे से करवट ली और देखा भाभी आसमान की ओर देख रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, उनका चेहरा चांद की हल्की रोशनी में भीग रहा था और वो किसी पुरानी बहुत गहरे ख्याल में खोई हुई लग रही थी। मेरे दिल में जैसे कुछ चटक गया। मैंने हल्के स्वर में कहा, भाभी क्या हुआ? आप क्यों रो रही है? वो मेरी तरफ पलटी, लेकिन तुरंत अपने आंचल से आंसू पोंछने लगी। एक झेम सी उनके चेहरे पर थी, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई। कुछ नहीं प्रशांत, बस ऐसे ही। नींद नहीं आ रही थी, हवा ठंडी है न,
आंखें भी भर आई। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि जरूर कुछ न कुछ भाभी के साथ ऐसा हुआ है जो वो मुझे बता नहीं रही है। फिर मैं बोला कि भाभी, अब नहीं, अब आप नहीं छुपा सकती, आपको मेरी कसम, जो भी बात है सच सच बताइए। भाभी कुछ पल तक मेरी तरफ देखती रही। उनके चेहरे पर हैरानी नहीं थी, बस थकावट थी, जैसे उन्होंने हार मान ली हो। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर अपनी नजरें दूर आसमान की तरफ टिकाते हुए बोली, प्रशांत, तुम्हारे भैया मुंबई में रहते तो है, लेकिन जैसा सबको पता है कि वो किसी कंपनी या ऑफिस में काम करते हैं, ये बात झूठ है। मैं चौंक गया। तो फिर भाभी, भैया वहाँ क्या करते हैं? वो वहाँ गाइड का काम करते हैं। विदेश से आए लड़के लड़कियों और कपल्स को मुंबई की सैर कराते हैं, बीच पर ले जाते हैं, होटल दिलवाते हैं, पार्टीज कराते हैं, कभी कभी उनके साथ ही घुल मिल जाते हैं। तुम समझ रहे हो ना प्रशांत, मैं क्या कह रही हूँ? मैंने धीरे से उनका हाथ थामा। भाभी, इसमें क्या गलत है? ये भी तो एक काम ही है ना, लोगों को घूमने फिरने में मदद करना, गाइड बनना, क्या बुरा है इसमें? भाभी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें भीगने लगी थी, लेकिन इस बार वो आंसू पोंछने की कोशिश नहीं कर रही थी। प्रशांत, मुझे भी पता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन बात काम की नहीं है। इतना कहकर भाभी रुक गई। फिर मैं बोला कि भाभी, आप रुक क्यों गई? मुझे सब सच बताइए। फिर भाभी गहरी सांस लेते हुए बोली, प्रशांत, जब तुमने कहा था कि तुम्हारे भैया ने मुझे मुंबई के बीच घुमाया होगा, उस वक्त मैं इसलिए चुप हो गई थी क्योंकि हाँ, मैं उनके साथ मुंबई गई थी। हमारी नई नई शादी हुई थी और वो मुझे मुंबई ले गए थे। वहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत था। तुम्हारे भैया ने मुझे मुंबई के समंदर दिखाए, बीच पर ले गए, हमने खूब मस्ती की, फोटोज खिंचवाई, रेत पर देर तक चले। जैसे हर नई दुल्हन सपने देखती है, वैसे ही मैंने भी देखे थे। उनकी आंखें उस वक्त मुस्कुराई, लेकिन पल भर में फिर बुझ गई। फिर उसी रात हम एक होटल में रुके। बीच के पास ही एक छोटा सा सुंदर कमरा था। मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए जल्दी सो गई। लेकिन रात को मेरी आंख अचानक खुल गई और मैंने देखा कि वो बिस्तर पर नहीं है। मुझे लगा जैसे कि वो बाथरूम गए होंगे, लेकिन जब कुछ देर तक वो नहीं आए तो मैंने उन्हें कमरे के बाथरूम में ढूंढा, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। फिर मैं उन्हें ढूंढते हुए बाहर निकल गई, लॉबी में देखा, फिर रिसेप्शन से होते हुए बाहर बीच की तरफ गई। और जब मैं बीच पर पहुंची, मैंने देखा तुम्हारे भाभी एक फिरंगी लड़की के साथ रेत पर बैठे थे। नहीं प्रशांत, बैठे नहीं थे, उनकी आवाज़ टूटने लगी थी। वो उसके बहुत पास थे, जैसे मैं उनके लिए थी ही नहीं, जैसे मैं बस एक पड़ाव थी। और अब कोई नया चेहरा, नई खुशबू उनके साथ थी। मेरा दिल बैठ गया था। मैं वहीं चुपचाप खड़ी रही कुछ पल, फिर लौट आई। कमरे में आकर खुद को बंद कर लिया। उस रात मुझे एक पल भी नींद नहीं आई। मेरी शादी, मेरा सपना, सब जैसे उसी रेत में बह गया था। फिर जब सुबह होने वाली थी, तभी दरवाज़ा खुलने की आहट आई। भैया वापस आ गए थे। वो दबे पाँव कमरे में दाखिल हो रहे थे, जैसे उन्हें डर हो कि मैं जाग न जाऊं। लेकिन मैं तो पहले से उनके पीछे खड़ी थी। वो मुझे देखकर डर गए। फिर मैं उनसे सब जानते हुए भी सवाल किए कि वो रात को कहाँ गए थे, क्योंकि मैं उनके मुंह से सुनना चाहती थी। लेकिन उन्होंने फौरन बहाना बना दिया, कहा कि बाहर हवा खाने चला गया था। फिर कुछ देर बीच पर बैठा रहा, कुछ पुरानी बातें सोच रहा था। उनके मुंह से ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कह दिया कि मैंने सब देख लिया है। मैं जानती हूँ वो रात को कहाँ थे और किसके साथ थे। तो वो थोड़ा घबरा तो गए, लेकिन शर्मिंदा नहीं हुए। उनकी आवाज़ में अब कंपी थी। फिर वो उल्टा सफाई देने लगे, कहने लगे तुम कुछ गलत समझ रही हो, ये सब मेरे काम का हिस्सा है। मैं जो करता हूँ वो मजबूरी है। ये फिरंगी लड़कियाँ अकेली आती है, उन्हें यहाँ के लोगों का साथ चाहिए होता है।
अगर हम उनकी हर ज़रूरत पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये उन्हें खुश रखने का हिस्सा है। ये सब बस प्रोफेशन है। प्रशांत, तुम्हारे भैया की बात सुनकर उस पल मुझे लगा जैसे कोई जोर से मेरे सीने पर पत्थर रख गया हो। शादी मेरे लिए एक वचन था, एक बंधन, एक भरोसा, लेकिन तुम्हारे भैया के लिए वो सिर्फ एक ज़रूरत थी जो अब शायद पूरी हो चुकी थी। फिर मैं उनसे बोली, अगर ये तुम्हारा काम है तो फिर तुम्हारा घर क्या है? मैं कौन हूँ? क्या एक बीवी होने के नाते मेरा कोई अधिकार नहीं, कोई इज्जत नहीं? इस पर तुम्हारे भैया कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद हमारे बीच खूब झगड़ा हुआ। मैंने उन्हें कहा कि मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती जहाँ वफादारी सिर्फ एक पक्षीय हो। तो उन्होंने कहा, तुम गाँव की लड़की हो, तुम्हें मुंबई की दुनिया समझ नहीं आएगी, तुम ड्रामा मत करो। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक टीस उठी। मैं अब वहाँ एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहती थी। मैं अपना सारा सामान समेटी, बैग में रखा और वहाँ से निकल गई। प्रशांत, तुम्हारे भैया ने मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं की। मैं एक टैक्सी ली और सीधे स्टेशन पहुंची और सुबह की पहली ट्रेन से अपने गांव लौट आई। मैंने पूछा, फिर भैया, उन्होंने आपको एक बार भी फ़ोन किया? भाभी हंसी, एक थकी हुई, बुझी हुई हंसी। नहीं प्रशांत, उन्हें कोई अफसोस नहीं था। न फ़ोन आया, न कोई खबर ली। शायद उनके लिए मैं सिर्फ एक फेज़ थी जो अब बीत चुका था। भाभी चुप हो गई थी। छत पर अब सिर्फ भाभी की धीमी सांसें सुनाई दे रही थी और मेरा दिल भारी होता जा रहा था। फिर भाभी बोली, मुझे ये सब किसी से कहने का मन कभी नहीं हुआ प्रशांत, लेकिन आज शायद पहली बार लगा कि कोई है जो मेरी बातें सुनना चाहता है, बिना जज किए, बिना सवाल किए। मैंने बहुत धीमे से उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं भाभी की आंखों में देख रहा था, वो आंखें जो बरसों से खामोश थी, आज पहली बार बोल रही थी। उनमें आंसू नहीं थे अब, बस एक थकान थी, एक गहरी निराशा जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। मैंने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन फिर बंद कर लिए। क्या कहता, क्या जवाब था मेरे पास उनके टूटे भरोसे का, उस दर्द का जो उन्होंने अकेले सहा? मैंने बस उनका हाथ थामे रखा, वो हाथ जो कांप रहे थे, जिनमें अब भी अपने होने की कोई उम्मीद बाकी थी। मैं जानता था मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं उनकी टूटी हुई जिंदगी को जोड़ नहीं सकता, उनके बीते साल वापस नहीं ला सकता, उनके घाव नहीं भर सकता। मैं बस उनके पास था, चुपचाप, बिना कुछ कहे। कभी कभी किसी के पास होना ही सबसे बड़ी सांत्वना होती है। भाभी की आंखें बंद थी, पर उनके चेहरे पर अब एक हल्की सी शांति थी, शायद इसलिए कि उन्होंने सब कह दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताएं।